हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग आज यहां पर उत्तर प्रदेश यूपी के स्कूल लेक्चरर यानी कि जो उनके वहां जो स्कूल व्याख्या था या जो प्रवक्ता का पद की एक वैकेंसी निकली है, उस पे हम लोग आज चर्चा करने आए हैं कि उसका क्या सिलेबस है और उस सिलेबस की क्या स्ट्रेटजी हम लोग रखें ताकि हम एग्ज़ाम में अपना अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो अभी नई वैकेंसी आई है उसके पाठ्यक्रम जो है, उसका जो सिलेबस है प्रवक्ता का, स्कूल लेक्चरर का, उस पर हम बात करने वाले हैं कि वहाँ के जो स्कूल लेक्चरर में या जो वहाँ के जो स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और उसमें हमें उनको कैसे तैयार करना चाहिए। तो देखो, यूपी के जो स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, दो सेक्शन में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। एक सेक्शन 1 है जो लैंग्वेज का है, एक सेक्शन 2 है जो लिटरेचर का है। तो हम लोग यहाँ इस इंस्टीट्यूट से आपको इस पूरे सिलेबस की पढ़ाई करवाएंगे। ऑनलाइन हमारी क्लासेस होंगी और सब कंटेंट्स पे हम बात करेंगे, सारे थियरी बात करेंगे, उनके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे बात करेंगे। हम टेस्ट पेपर की बात करेंगे कि किस तरह से जो टेस्ट हो सकते हैं, इसके कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें इन्होंने क्या दिया है, सेक्शन 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि एक अनसीन पैसेज दिया होगा जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। उस अनसीन पैसेज में पढ़ कर के आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ कि क्या कहना चाहता है वो। तो फिर उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लगाने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक आंसर लगाना है। लेकिन वो आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आप पैसेज को अच्छे तरह से समझ सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक पैसेज को जो दिया होगा उसको आराम से बिना घबराए पढ़ना है। एक बार रीडिंग मार लें, उसमें आप ये देख लें कि कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि समय कम होता है तो दोबारा पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करें, आप क्वेश्चंस को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोबारा फिर आप पैसेज को पढ़ें। तो आपको पैसेज ना थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, आप पूरा फोकस करेंगे आप, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन दिमाग में। तो जब दिमाग में क्वेश्चन है तो आप उसके अकॉर्डिंग पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसलिए दूसरी बार में आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ करके फिर आप पैसेज को करने की कोशिश करें। तो फिर उसमें आपको जो आंसर्स लगता है उस पर आप टिक कर लें और फिर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका होता है उसका आप आंसर लगा दें। इसके लिए आप क्या करना होगा, बस सिंपल सी बात है, आपको पहले पैसेज पढ़ना है एक बार, फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को पढ़ कर के उसको समझ करके उनके आंसर्स आपको लगाने हैं, ठीक है ना। पैसेज आपको अच्छा समझ में आएगा अगर आपको इंग्लिश रीडिंग की एक हैबिट है, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ते रहने चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ के समझना है तो आपको जो वोकैब याद करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि हमारे इस यूपी के जो स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है, इसमें वोकैब भी सिलेबस में इन्होंने डाली है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वोकेबलरी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ वोकैब भी हमारे सिलेबस में है। इसमें क्या होगा कि आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब वोकैब के पार्ट्स होते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है ना, ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। जितने ज़्यादा वोकैब आप याद कर लेंगे, जितने ज़्यादा उनके मीनिंग आपको पता होंगे, तो आपके लिए पैसेज को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप वोकैब को याद करना शुरू कर दें। डेली आप 20, 30, 50 वर्ड्स याद करें। कभी आप वन वर्ड याद कर लें, कभी आप सिनोनिम्स याद कर लें, कभी आप एंटोनिम्स, विलोम शब्द याद कर लें, ठीक है ना। तो ये वोकैब का जो पार्ट है, अगर आपका ये मजबूत होगा ना तो आप समझ पाएंगे पैसेज को। तो पैसेज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज क्या है। आपको एक पैसेज देगा, पैसेज मीन्स कुछ आपको प्रोज का जो
गद्य भाग जो होता है उसका एक कुछ पार्ट देगा, जो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, अनसीन होगा वो, और उसको पढ़ के समझ करके उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके आपको आंसर्स लगाने हैं। ठीक है ना, ये पैसेज पर क्वेश्चन होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ये वोकैब और ग्रामर का टॉपिक है। इसमें देखो यूजेस, यूजेस का मतलब है कि जो आपके पास ग्रामर है उसको कैसे यूज़ करें, कैसे आप उसको सही यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप गलतियां निकाल सकते हैं, और कैसे आप उनको अच्छे से ना ग्रामर में और उसको समझ सकते हैं उसको आप लोग। तो ग्रामर के यूजेस हैं, ग्रामर एंड यूजेस या यूसेस भी इसको कहते हैं हम लोग। तो वो आपको देखना है कि भाई ग्रामर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन्हें कैसे समझना है, उनमें कुछ एरर आई तो कैसे निकालनी है। आपको मतलब ग्रामर की एक समझ होनी चाहिए और आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, वो है। और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं आपके पास, एक टेंस है। तो टेंस को हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, आपके लिए वीडियोस डाल दिए हैं, आप उनको देखें कि भाई जो टेंस हैं वो 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उनके 4-4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर उनमें क्वेश्चन कैसे आता है एक्चुअली में ये समझना जरूरी है। टेंस तो आप सबने पढ़े होंगे, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें, और क्या पढ़ना है हमें टेंस में। तो टेंस में आपको 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस टेंस के एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लो अगर डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, तो वो जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अगर नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। बिफोर और आफ्टर के साथ में पास्ट सिंपल अगर दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वाइल और एज आ जाए तो जनरली वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सिंस फोर प्लस टाइम आ जाए तो कोई ना कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मतलब आपको एडवर्ब्स पता होने चाहिए, तो वो हम आपको सब पढ़ाएंगे कि किस टेंस के कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, और उन एडवर्ब्स को समझ के देख करके आप क्वेश्चन टेंस वाला सॉल्व इजीली कर सकें। तो टेंस कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम और अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो हमारे इस सिलेबस में टेंस है, हमारे सिलेबस में स्पेलिंग है। स्पेलिंग क्या है एक्चुअली, ये कुछ ना कई बार स्पेलिंग याद करना बड़ा दिक्कत होती है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आप स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें बिलीव या बलीव, इसमें आई ई आता है, आई ई इसमें यूज होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें थीफ की, आई ई आता है। ठीक है ना। तो कहीं आई आता है और देखना कहीं पे आप ई आई देखेंगे। रिसीव, रिसीव में ई आई है। तो ये स्पेलिंग का थोड़ा समझ आपको होना चाहिए कि कौन से वोवल आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो ये स्पेलिंग्स हैं, कभी आई ई आता है, कभी ई आता है, आई ई आएगा, कभी ई आई आएगा। जैसे देखना आप, अगर हम बात करें फार्मर, तो देखो फार्मर में ई आर आता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑथर, लेखक, तो ऑथर की स्पेलिंग में क्या आता है, ओ आर का यूज होता है। तो कभी ई आर आता है लास्ट में, कभी ओ आर आता है, कभी ए आर भी आता है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में ए आर आता है। ग्रामर में क्या यूज होता है, ए आर यूज होता है। तो कभी लास्ट में ए आर आता है, कभी ई आर आता है, कभी ओ आर आता है। साउंड इनका एक जैसा होता है। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो स्पेलिंग का थोड़ा चक्कर रहता है। जैसे कमिटी की स्पेलिंग है, तो कमिटी की स्पेलिंग ये होगी, कमिटी। इसमें डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। तो आपको ना स्पेलिंग सही पता होना चाहिए। वो आपसे क्या करेगा कि कोई स्पेलिंग का पूछ लेगा, इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है, इनमें से कौन सी गलत है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो आपको ना वोकैब और स्पेलिंग की जानकारी होनी चाहिए, उनका यूज़ करना आना चाहिए, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। जैसे देखना सिगरेट की स्पेलिंग की बात करें तो सिगरेट की स्पेलिंग में सिगार, एक सिगरेट से बड़ा रूप होता है सिगार, जो पुरानी फिल्मों में आप देखा होगा, विलन को, हीरोज़ को पीते हुए एक बड़ा सा एक होता है सिगरेट की तरह, और उसमें वो ऐसा जला कर कुछ यहाँ से लाइटर से फिर उसको वो स्मोक करते हैं। तो सिगार थोड़ा बड़ा होता है, अगर छोटा कर दें
तो इसमें ETTE एक सफिक्स जोड़ दें, ETTE, तो बन गया सिगरेट, सिगरेट, ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, सिगरेट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स का नॉलेज आपसे पूछेगा कि आपको स्पेलिंग्स के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। कई बार कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में P और S, तो P साइलेंट होता है बट स्पेलिंग इसको उच्चारण होता है, साइकोलॉजी होता है, P होता है इसके अंदर, साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, ऐसे जरा कुछ कठिन वर्ड्स भी कई बार वो पूछ सकता है, ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है नॉलेज की स्पेलिंग, नॉलेज, नॉलेज में KN यूज़ होता है बट यहाँ K साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। आपसे वो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछ सकता है, कोई सी भी स्पेलिंग पूछ सकता है। कई बार कुछ थोड़ी अजीब से होती हैं वो भी पूछ लेता है आपसे, कुछ कई बार नॉर्मल होती है, इसमें I पहले आएगा कि E पहले आएगा, वो हमें कन्फ्यूज़न रहता है, वो क्लियर करना है आपको। तो आपको स्पेलिंग्स थोड़ी याद करके जानी पड़ेंगी। स्पेलिंग है ये लर्न करने का काम है, और चूँकि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं तो आप सबको तो याद कर नहीं सकते, बट ये ध्यान रखो कि जब कभी आपको इंग्लिश का वर्ड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर देखें उसमें लेटर कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है, किस तरह के लेटर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एरर है हम इंडियन स्टूडेंट्स की स्पेशली कि, और ख़ासकर जो अपने नॉर्थ इंडिया है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग्स में, प्रोनंसिएशन में, हमारे उच्चारण प्रोनंसिएशन कई बार गलत होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है कि स्पेलिंग को आप ध्यान से रखें, ऐसे वो स्पेलिंग्स पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये जो मैंने वर्ड सारे लिखे हैं ना, ये पिछले अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्पेलिंग मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेलिंग क्या है सिलेबस में। ओके, पंक्चुएशन की बात करें हम लोग, तो पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपको कोमा लगाना है, कहाँ आपको सेमी कॉलॉन लगाना है, कहाँ आपको कॉलॉन यूज़ करने हैं, कैपिटल लेटर कहाँ आएंगे, स्मॉल लेटर कहाँ आएंगे, किन किन के लिए कैपिटल यूज़ करते हैं। जैसे गॉड है भगवान का तो जी उसमें कैपिटल ही आता है, लेकिन अगर गॉड हो जाए देवता तो गॉड का जी छोटा कर देंगे, फिर आप छोटा कर देते हैं उसको, ठीक। तो कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होंगे, जो डेज़ होते हैं संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, जो मंथ होते हैं उनके लेटर कैपिटल आते हैं, सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं उनके लेटर कैपिटल आते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके पहले लेटर कैपिटल होते हैं, जिन भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को आप पर्सोनिफाई कर देते हैं उनके भी पहले लेटर कैपिटल होते हैं। तो कहाँ कैपिटल यूज़ होते हैं, कहाँ स्मॉल यूज होते हैं, कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, इसकी भी एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और वही चेक करेगा आपका यूपी का ये बोर्ड जो है, जो एग्ज़ाम लेगा आपका, कि आपको पंक्चुएशन की जानकारी है कि नहीं है। अगर आपको पंक्चुएशन का नॉलेज नहीं है ना तो आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, आप ब्लंडर कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे सिलेबस में है नरेशन। तो अगर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या है दोस्तों, नरेशन को हम लोग ना इस रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ये वो चीज़ है। नरेशन कह दो, रिपोर्टेड स्पीच कह दो, इसके दो पार्ट्स हैं। आप किसी भी बात को दो तरह से नरेट कर सकते हो, दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हो। एक तो जैसा स्पीकर ने लिसनर से कहा उसको डायरेक्ट वैसा का वैसा बोल दो, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक होता है कि जब स्पीकर ने जो बात कही उसको आप अपने शब्दों में चेंज करके बोल सकते हैं, शब्दों को चेंज करके बोल सकते हैं, थोड़ा समय के हिसाब से, थोड़ा पर्सन के हिसाब से, थोड़ा स्थान के प्लेस के हिसाब से थोड़ा चेंज करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम में क्या होता है, वो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस देता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज करवाता है, एंड समटाइम्स वाइस वर्सा भी होता है। इनडायरेक्ट स्पीच को वो डायरेक्ट स्पीच में चेंज करवा लेता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसे आप लोग नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू मार्केट,
तो उसको चेंज करवाएगा इनडायरेक्ट में, तो राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आपने खूब पढ़े होंगे 9th में, 10th में, 11th 12th क्लास में जब आप थे, कॉलेज में भी आए होंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वही आपसे चेक करेगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन की नॉलेज है कि नहीं है। ये एक टॉपिक ये वाला होगा। ओके, फिर उसके बाद बात करें हम लोग वोकैब की। तो वोकेबलरी की बात करें तो वोकैब बहुत बड़ा एक ये एक ओशन है, ये वर्ड्स का पूरा एक समुद्र है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है और इसमें कहीं कोई टॉपिक भी मेंशन नहीं किए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वोकैब में जो पढ़ना चाहिए वो है, एक तो आप इसमें पढ़ें वन वर्ड। तो वन वर्ड का क्या करेंगे, मैं आपको वन वर्ड जो है वो एक लिस्ट अवेलेबल करा दूंगा। ये वो वन वर्ड होंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसकी एक लिस्ट मिल जाए कि साहब ये वन वर्ड है, इसका ये शब्द होता है, जैसे आपने कहा ए हैंड राइटिंग विच कांट बी रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आप पढ़ नहीं सकते। तो बताइए, आप बताया किसी को, इलेजिबल, क्या कहते हैं उसको हम लोग, इलेजिबल, जिसे देखा ना जा सके, ओपैक, ओपैक जिसको आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट जो सबकी भलाई करता है, फिलांथ्रोपिस्ट जो लोगों का बुरा सोचता है, मिसांथ्रोपिस्ट जो बेवफा होता है, जो हर किसी को धोखा देता है, जो इश्क लगाता रहता है हर किसी से, उसको बोलते हैं फिलांडरर। जिसको चोरी की आदत होती है उसे क्या कहते हैं, क्लेप्टोमैनियक, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे CIDE, ये अगर कहीं जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है मृत्यु, तो खुद की मृत्यु सेल्फ किलिंग, सुसाइड, पिताजी की मृत्यु पैट्रीसाइड, माँ को मारना मैट्रीसाइड, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। तो वन वर्ड आपके एक सिलेबस में हो सकते हैं, ठीक है ना। वोकैब में आप वन वर्ड याद कर सकते हैं, आप एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, आप विलोम शब्द याद करें, ठीक है ना, कि इस वर्ड का विलोम शब्द क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सिलेबस में होगा। एक आप इसमें याद कर सकते हैं सिनोनिम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये वोकैब में याद करने की चीज़ें होती हैं। एक अलावा फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स वगैरह भी होते हैं, तो वो हमारे यहाँ क्या है, ये दे रखा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स और फ्रेजेस का मतलब तो केवल ईडियम्स भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब का नाम अलग से मेंशन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया, तो हो सकता है फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन ना पूछे। लेकिन चूंकि वोकैबलरी अपने पास, वोकैबलरी जो अपने सिलेबस में है वोकैब, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब को भी याद कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, एक वर्ब होती है, उस वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जोड़ा जाता है। जैसे पुट एक वर्ब हो गई जिसका मतलब होता है रखना, और एक प्रपोजिशन हो गया आउट, ये एडवर्ब भी हो सकता है जो स्थान बताता हो कहाँ पर, बाहर, और आउट यानी बाहर। तो पुट आउट शाब्दिक इसका जो अर्थ हो गया, जो लिटरल मीनिंग इसका है पुट आउट का, वो होता है बाहर रखना, इसका मतलब हो गया बाहर रखना। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स का और ईडियम्स की एक खास बात होती है कि इनके शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और इनके वास्तविक अर्थ अलग होते हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो पुट आउट का हो गया बाहर रखना, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका होता है आग बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। आग बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। ठीक है ना, पुट आउट यानी आग बुझाना, टू एक्सटिंग्विश। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो ये भी आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी वोकैब अच्छी होगी और फ्रेजल वर्ब याद होंगे तो आपको पैसेज को सॉल्व करने में भी अच्छा रहेगा। आप ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और अगर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड याद कर लिए और आपने टेंस पढ़ रखे हैं, आपने डायडाइट पढ़ रखे हैं, थोड़ी ग्रामर पढ़ रखी है आप लोगों ने, स्पेलिंग्स आपको याद हैं, तो आपको पैसेज वाला काम भी आपका बढ़िया हो जाएगा।
ये एक अच्छा आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आप फ्रेजल वर्ब याद करें। ऐसे ईडियम्स होते हैं, ईडियम्स का भी क्या होता है, शाब्दिक अर्थ अलग होता है और वास्तविक अर्थ अलग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। अब देखना इसका अगर आप वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग निकालोगे तो क्या निकलेगा, वंस इन अ ब्लू मून, एक बार नीले चांद में। अगर ये पैसेज में शब्द आ गया तो आप समझोगे एक बार नीले चांद में, तो आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा क्या मतलब कहना चाह रहा है। अगर इस ईडियम का आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली समझ जाओगे पैसेज को भी और इस ईडियम को भी। देखो इंग्लिश में ये ईडियम है और ये कहता है कि जो चांद का रंग जो होता है जनरली वो ऑफ वाइट या थोड़ा ना ऐसे पीले रंग का या लाल रंग का या थोड़ा सा वाइट सा रंग का होता है, जनरली वाइट रंग का होता है, ऑफ वाइट कह सकते हो आप। कभी कभार चांद का रंग कुछ ऐसी कुछ खगोलीय घटनाएं होती हैं जिससे उसका रंग कभी कभी नीला सा दिखाई देता है, बट वो ऐसा अक्सर नहीं होता, वो कभी कभी ही दिखाई देता है, कभी कभार होने वाली घटना को। इसी वजह से क्या कहते हैं हम लोग, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली, ऐसी घटना जो कभी कभार होती हो, अक्सर नहीं होती हो। हमारे हिंदी में इसके से मिलता जुलता एक मुहावरा है जिसे हम कहते हैं ईद का चांद होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना जो कभी कभार होती हो, रेयरली होती हो, उसे आप इंग्लिश में ईडियम, मुहावरे, ईडियम को हिंदी मुहावरा कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, एक बार नीले चांद में। तो इस तरह से आपको ईडियम्स याद करने में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट 200, 250, 300 आपको ईडियम्स अवेलेबल करवा दूंगा ताकि उनको आप याद कर सकें। उनको याद करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपकी इंग्लिश ना इम्प्रूव होगी। तो एटलीस्ट ये बेसिक कुछ ईडियम्स हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मतलब फिक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। वंस इन अ ब्लू मतलब वंस इन अ ब्लू मून ही होगा। जैसे वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी। अब ये ईडियम है, ईडियम फ्रेज है, ये ना फिक्स होते हैं, ये इसमें आप शब्दों को हेर फेर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है और वास्तविक अर्थ इनका अलग होता है। तो जैसे अगर हम बात करें वंस कप ऑफ टी, तो ये क्या मतलब होता है कि जैसे मेरे को कोई चीज़ पसंद है, आई लाइक समथिंग, तो दैट इज माई कप ऑफ टी। आपको इंग्लिश मूवीज देखना पसंद है तो इंग्लिश मूवीज आर योर कप ऑफ टी। तो वंस यानी किसी का, आप इसकी जगह माई कर सकते हैं यूज़, इसकी जगह योर कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं। ये किसी के भी उसको रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए ये एक जनरल प्रोनाउन है वंस, वो आप यूज़ करें। वंस कप ऑफ टी यानी किसी की कोई पसंद है, किसी को कोई चीज़ बहुत बड़ी अच्छी लगती है तो उसे आप कहते हैं वंस कप ऑफ टी। तो आपने कहा कि रोमांटिक मूवीज़ आर नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे पसंद नहीं है रोमांटिक मूवीज़। तो कप ऑफ टी होगा, ध्यान रखना। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तब भी कप ऑफ टी होगा। अब ये नहीं कि इसको कप ऑफ कॉफ़ी या मग ऑफ कॉफ़ी कर दें। इनके वर्ड्स फिक्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, इनका शाब्दिक अर्थ अलग होता है, इनका वास्तविक अर्थ अलग होता है। ये एक तरह से वॉकैब का ही पार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन टॉपिक्स पे आपको वॉकैब भी दे दूंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ईडियम्स कैसे आने हैं और फ्रेजल वर्ब्स कैसे आने हैं, वन वर्ड कैसे आने हैं, तो वो हम लोग तैयार कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट हो गया जो लैंग्वेज की बात करता है, जो ग्रामर की बात करता है, जो वोकेबलरी की बात करता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करता है। तो इसमें एक पैसेज है जिसको कॉम्प्रिहेंशन समझना है, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। फिर कुछ ग्रामर है जिसमें यूजेस हैं, इन ग्रामर का कहाँ यूज़ करेंगे, तो लगभग यूजेस मतलब सारी ग्रामर ही आ गई ऑलमोस्ट, बट फिर भी इन्होंने ऐसे अलग से टॉपिक भी दिए हैं। तो वो टेंस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पेलिंग, कोई सही गलत स्पेलिंग पूछ लेगा, पंक्चुएशन पूछेगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ सेमीकोलन, कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ कैपिटल लेटर, ये सब बातें आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा नरेशन पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें पूछेगा आपसे वो वोकैब, मतलब आपसे वो वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनकी बात करेगा।
और फिर ईडियम्स और फ्रेजेस की बात है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसमें भी एक पॉइंट है जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो दूसरा सेक्शन है उसमें 1 पॉइंट ये मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। और जो बाकी का पार्ट जो है, जो लिटरेचर के जो बाकी जो ये ऑथर और उनके वर्क्स दिए हुए हैं, आपको इन ऑथर के वर्क्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ है तो उसने कौन कौन सी नेचर पोएम्स लिखी हैं, जॉन कीट्स ने कौन कौन से ओड लिखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें उसने लिखी हैं, कौन कौन से उसने काम किए हैं, वर्क्स किए हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी है। मेरा वाला जो पॉइंट मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ग्रामर का, लैंग्वेज वाला पूरा सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो देखो लिटरेचर में पोएम्स होती हैं, लिटरेचर में प्रोज होता है, लिटरेचर में ड्रामा होते हैं, लिटरेचर में नॉवल होता है, लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, सटायर, ठीक है ना, आयरनी होती है, उसमें मैमवा होता है। तो उसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, लिटरेचर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम 4-5 मेन पार्ट्स की बात करें तो पोएट्री, प्रोज, ऐसे होता है इसके अंदर, जैसे बेकन के ऐसे, है ना, चार्ल्स लैम्ब के ऐसेज, विलियम हिजलिट के ऐसेज। तो ये ऐसेज की हम बात कर सकते हैं इसमें पोएट्री की बात होगी, इसमें ड्रामा की बात होगी और इसमें नॉवेल्स की बात होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, कौन कौन से लिटरेचर के फॉर्म है। और फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये देखना भाई एलिट्रेशन किसे कहते हैं, इसमें आप ये बात करेंगे भाई एसोनेंस क्या होता है, राइम स्कीम क्या होती है, ठीक है, सोनेट क्या होता है, एलिजी क्या होती है, ठीक है, ड्रामा क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ओनोमोटोपिया क्या है, पैराडॉक्स क्या है, एंटीथेसिस क्या है, ठीक है, आपको ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, तो लाइटोटीज़ किसे कहते हैं, हाइपरबली किसे कहते हैं, बैलेड क्या होते हैं, वर्स क्या होता है, किस किस तरह से स्टेंजाज लिखे जाते हैं, वो सब बातें करेंगे हम। बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग। और तब पॉइंट पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आएगा। और मैं आपको इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उससे ना आपको अच्छा लगेगा कि आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे और जब साथ में क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। हमारे इसका उत्तर प्रदेश जो प्रवक्ता का जो पद निकला है, जो स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट आई है, उसमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस इन्होंने नहीं दिया, सिलेबस बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने और 2 सेक्शन में बांटा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2। फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, ग्रामर का और वोकैब का पोर्शन है, और लैंग्वेज सेक्शन 2 की बात करें तो लिटरेचर का है। तो मैं आपको इसमें से 3 पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, 2 सेक्शन में, जो 4 पार्ट देगा तो 2 वहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो वहाँ पर पैसेज का, वोकैब और ग्रामर का, और इसमें जो लिटरेचर का जो बेसिक है, ठीक है ना, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिगर्स ऑफ स्पीच और फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपना सिलेबस इंग्लिश का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं फिर आपको आगे मिलूँगा कुछ नए वीडियोज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय गाइज।